24,000 फीट की हाइट पर उड़ रहे एक प्लेन में अचानक से बड़ा धमाका होता है और उस फ्लाइट की छत के आगे का एक बड़ा हिस्सा हवा में उड़ जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अलोहा एयरलाइंस के फ्लाइट 243 की, जो 28 अप्रैल 1988 को हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने को तैयार था। हवाई को अगर आप नहीं जानते हो तो ये बहुत ही सुंदर सा ग्रुप ऑफ आइलैंड पैसिफिक ओशंस के बीचों बीच है, जो अमेरिका का हिस्सा है। अलोहा एयरलाइंस की ये फ्लाइट 243 एक शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट थी, जो हवाई के आइलैंड्स के बीच दिन में कई बार चलती थी। और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स के लिए दिन में 10 से 12 फ्लाइट करना एक आम बात थी। उस दिन ये फ्लाइट अपनी 7वीं उड़ान हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक करने जा रही थी, जिसका डिस्टेंस करीब 350 किलोमीटर था और ये सिर्फ 35 मिनट की एक रूटीन फ्लाइट थी। दोपहर करीब 1 बजे फ्लाइट्स के लास्ट मोमेंट चेक्स पूरे कर लिए जाते हैं और पैसेंजर्स भी सीढ़ियों से विमान पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें टोटल 95 लोग सवार थे, जिसमें 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन का दरवाजा बंद होता है और सभी क्रू अपने डेली रूटीन के वर्क में लग जाते हैं, जैसे अनाउंसमेंट करना और लगेज वगैरह रखना। इधर पैसेंजर्स भी अपनी सीट पर एडजस्ट होने लगते हैं। ऊपर से देखने में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ही पल में ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। दरअसल इस फ्लाइट्स के रूटीन बोर्डिंग के दौरान एक छोटी सी चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दरअसल होता यह है कि इस फ्लाइट में चढ़ते समय एक पैसेंजर को गेट के राइट साइड में एक क्रैक दिखाई देता है, जो देखने में बहुत मामूली लग रहा था। इसी कारण इस पैसेंजर ने इसे नजरअंदाज करके बिना किसी को इसके बारे में बताए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस क्रैक को उसने मामूली सा स्क्रैच समझा है, वही क्रैक अगले कुछ मिनटों में इतना बड़ा और भयानक बनने वाला है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोपहर 1:25 पर प्लेन टेक ऑफ करता है और कुछ ही मिनटों में प्लेन हवा से बातें करने लगता है। आइलैंड नेशन में वैसे तो मौसम का कोई ठीक नहीं होता है, लेकिन उस दिन मौसम काफी अच्छा था, हवाएं भी अच्छी चल रही थी। इसलिए फ्लाइट पहले 10,000 फीट, फिर 14,000 फीट और फिर अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 24,000 फीट तक पहुंच जाती है। क्रूजिंग हाइट तक पहुंचने से पहले तक सीट बेल्ट अलार्म ऑन थे, इसलिए सभी पैसेंजर्स ने अपना सीट बेल्ट लगा लिया था। पैसेंजर रिलैक्स कर रहे थे, कोई मैगजीन पढ़ रहा था तो कोई नीचे नीले समुद्र को निहार रहा था। एयर होस्टेस भी लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी, लेकिन अचानक से अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। टेक ऑफ के करीब 20 मिनट बाद 1:45 पे अचानक से विमान के छत से चरमराहट की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल एक बड़ा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स को धमाके की एक बड़ी आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सभी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लगता है। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा कंफ्यूजन था कि आखिर हो क्या रहा है। पैसेंजर्स अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि विमान की दोनों तरफ की दीवारें गायब हो चुकी हैं और उन्हें ऊपर केवल नीला आसमान दिखाई दे रहा है। एक ही झटके में प्लेन के छत का 35 स्क्वायर मीटर हिस्सा हवा में उड़ गया था। रो 1 से रो 6 तक का हिस्सा अब बिना छत और बिना दीवारों के पूरी तरह से खुला होता है। एयर होस्टेस क्लारा विलियमसन, जो उस समय एक पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही होती हैं, एक ही झटके में प्लेन से बाहर हवा के साथ उड़ जाती हैं। इसी समय दूसरी एयर होस्टेस जेन सेंटो के सर पे आकर एक भारी लगेज लगता है और वो खून से लथपथ गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अब पूरे प्लेन के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। 24,000 फीट की हाइट पर छत उड़ जाने के कारण 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं प्लेन में घुस रही थीं और लोग ठंड से कांप रहे थे। जो फ्लाइट कुछ मिनट पहले एकदम नॉर्मल थी, अब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। प्लेन की छत का एक बड़ा हिस्सा उड़ जाने के कारण पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। लोगों को हाइपोक्सिया का खतरा सताने लगता है। ऐसी सिचुएशंस के लिए हर सीट के ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क होता है, लेकिन प्लेन की छत का बड़ा हिस्सा उड़ जाने के कारण ऑक्सीजन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। हर चेहरे पर एक ही डरावना सवाल था कि क्या वो बच पाएगा। मिशेल होंडा एकमात्र ऐसी एयर होस्टेस थी जो उस समय होश में थी और वो बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी उनको पायलट्स के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मिशेल होंडा को लगता है कि या तो पायलट्स बेहोश हो चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं। अब मिशेल होंडा घबराते हुए पैसेंजर से पूछने लगती हैं कि क्या आप में से किन्हीं को प्लेन चलाना आता है। पैसेंजर्स की सांसें पहले से अटकी हुई थी और जब एयर होस्टेस ने ये सवाल पूछा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि प्लेन अब शायद पायलट के कंट्रोल से बाहर है। हर कोई ये सुनते ही रोने और चीखने लगा। सबको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन इस डेंजर सिचुएशंस के बीच एक चीज अच्छी होती है कि प्लेन के दोनों पायलट जिंदा होते हैं और सिर्फ जिंदा ही नहीं, पैसेंजर्स के मुकाबले अच्छी कंडीशन में होते हैं और किस्मत से उनके ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहे होते हैं। प्लेन के पायलट थे
44 साल के कैप्टन रॉबर्ट सोंथहाइमर, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे और 11 साल से अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। और इनके साथ दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस थी, जिन्हें 8000 फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था। धमाके के कारण दोनों पायलट्स को एक बड़ा झटका लगता है और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कॉकपिट के एंट्री डोर गायब थे और पीछे उन्हें नीला आसमान दिखाई दे रहा था। कैप्टन तुरंत फैसला लेते हैं कि प्लेन को सबसे पहले 10,000 फीट की हाइट पर लाया जाए ताकि एयर प्रेशर मेंटेन हो सके और पैसेंजर सांस ले सकें। पायलट्स जानते थे कि एक एक मिनट कीमती है, इसलिए वो तेजी से फ्लाइट की स्पीड को बढ़ा देते हैं और प्लेन 4000 फीट पर मिनट के स्पीड से डिसेंट करने लगता है। प्लेन की स्पीड बढ़ने और डिसेंट होने की वजह से पैसेंजर्स को केबिन में लगने लगा कि प्लेन पायलट्स के कंट्रोल में नहीं है और तेजी से नीचे जा रहा है और कभी भी क्रैश हो सकता है। पायलट्स की सूझबूझ के कारण प्लेन किसी तरह 10,000 फीट के हाइट पर आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम इनका इंतजार कर रही होती है। प्लेन की छत का बड़ा हिस्सा टूट जाने के कारण प्लेन इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि जैसे जैसे प्लेन नीचे आता है, एयर प्रेशर के कारण प्लेन अनस्टेबल हो जाता है और दाएं और बाएं झूलने लगता है। ऐसे में प्लेन का नोज यानी कॉकपिट वाला हिस्सा धीरे धीरे झुकने लगता है। पिछले करीब 1 मिनट से कॉकपिट और प्लेन का पीछे वाला हिस्सा सिर्फ जमीन वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था। अगर प्लेन इसी तरह ज्यादा देर तक उड़ता तो कॉकपिट वाला और पीछे वाला हिस्सा कभी भी टूटकर अलग हो जाता। फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस होनोलुलु के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कई अटेम्प्ट करने के बाद भी उनका कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। इस टाइम पर प्लेन अब माउई आइलैंड के नजदीक पहुंच चुका था, इसलिए वो माउई आइलैंड के एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने लगती हैं। आखिरकार 1:48 पर माउई आइलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनका कांटेक्ट हो जाता है। ऑफिसर बहुत ऊंची आवाज में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस सिचुएशंस के बारे में बताती है और इस सिचुएशंस के बारे में सुनते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच जाता है और सारे इमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट पर कर दिया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तरफ से लैंडिंग का कंफर्मेशन मिलने के बाद पायलट्स प्लेन की स्पीड्स को कम करना शुरू करते हैं और प्लेन को माउई आइलैंड के साउथ की तरफ नेविगेट करना शुरू करते हैं। लेकिन आगे इस प्लेन के लिए एक और बड़ी मुश्किल इंतजार कर रही थी और वो थी हेलियाकला माउंटेन्स, जो 11,000 फीट की थी। अगर प्लेन इसी तरह सीधे उड़ता तो इस माउंटेन रेंज में टकराकर क्रैश हो जाता। इसलिए पायलट बेहद ही सावधानी से प्लेन की स्पीड को और कम कर देते हैं और प्लेन को साइड में मोड़ना शुरू करते हैं। जब प्लेन पहाड़ों के बीच इधर उधर मुड़ रहा था तब पहली बार पैसेंजर को महसूस होता है कि प्लेन अभी भी पायलट्स के कंट्रोल में है। जैसे ही प्लेन माउंटेन्स को क्रॉस करता है, पायलट्स राहत की सांस लेते हैं। मिमी टॉम्किंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताती हैं कि उन्हें लैंड करते ही एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फ्लाइट के अंदर कई सारे लोग घायल हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत ही मेडिकल टीम को अलर्ट पर रहने को बोलता है। इसके बाद पायलट्स लैंडिंग की तैयारी शुरू करते हैं। प्लेन के फ्लैप को लेवल 1 से लेवल 5 तक लाया जाता है ताकि स्पीड और कम हो सके। शुरू में तो सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन जैसे ही प्लेन के फ्लैप को और नीचे करने की कोशिश की जाती है, प्लेन में अजीब सा हलचल होना शुरू हो जाता है। प्लेन को 170 नॉट के कम के स्पीड पे संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए पायलट्स 170 नॉट्स के ही स्पीड को मेंटेन करते हैं ताकि लैंडिंग करते समय प्लेन बैलेंस में बना रहे। लेकिन उस दिन इस प्लेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पायलट जब प्लेन को नीचे उतार रहे होते हैं तो उनका ध्यान अचानक से प्लेन के झुकाव पर जाता है। ये प्लेन लगातार बाएं तरफ झुक रहा था क्योंकि इसका लेफ्ट इंजन फेल हो चुका था। पायलट्स कई बार इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर फिर से कैप्टन रॉबर्ट का एक्सपीरियंस काम आता है और वो डिसाइड करते हैं कि हम एक ही इंजन पर लैंडिंग करेंगे। इसके बाद जब प्लेन रनवे के करीब पहुंच जाता है तो लैंडिंग के फाइनल प्रिपरेशन की शुरुआत होती है। मिमी टॉम्किंस लैंडिंग गियर को नीचे कर देती हैं, लेकिन प्लेन के कॉकपिट में इंडिकेटर में दिखता है दोनों पहिए तो नीचे आ चुके हैं, लेकिन प्लेन का आगे वाला पहिया यानी नोज गियर इंडिकेट नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि नोज गियर या तो नीचे नहीं आया है या फिर बीच में कहीं अटक गया है। अगर लैंडिंग के वक्त प्लेन का आगे वाला पहिया काम नहीं करता तो प्लेन रनवे पर फिसल सकता था और उसमें आग लग सकती थी। अब यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए बिना नोज गियर के भी लैंडिंग करना पॉसिबल है, जिसे बेली लैंडिंग कहा जाता है। कई बार नोज गियर फंस जाने के कारण प्लेन की बेली लैंडिंग कराई जाती है, लेकिन इस प्लेन के केस में जहाँ प्लेन इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसके ऊपर वाले छत और दीवार गायब हो चुके थे, पायलट्स को डर था कि अगर इस तरह से इस प्लेन की लैंडिंग कराई गई तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ये प्लेन क्रैश कर जाएगा और लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन पायलट्स के पास यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं था। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि इसी तरह से लैंडिंग की जाएगी। यह बात पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं कि वो बेली लैंडिंग करने वाले हैं। यह सुनते ही कंट्रोल रूम में सबके होश उड़ जाते हैं। एटीसी जानता था कि प्लेन बेहद कमजोर हो चुका है और अगर इसकी बेली लैंडिंग कराई गई तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एटीसी तुरंत ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
दवाइयां और सभी इमरजेंसी सर्विसेज को रनवे पर तैयार कर देता है। लेकिन इसके कुछ देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक बंदा जब फ्लाइट को दूरबीन से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि फ्लाइट का नोज गियर सक्सेसफुली नीचे आ चुका है, लेकिन प्लेन में वायरिंग की गड़बड़ी के वजह से इंडिकेटर पर वो नहीं दिख रहा था। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत पायलट्स को इसकी इंफॉर्मेशन देता है और उन्हें बताता है कि आप नोज गियर के साथ लैंडिंग कर सकते हो। यह बात सुनते ही पायलट्स अब चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगने लगा था कि अब वो शायद सभी पैसेंजर्स की जान बचा लेंगे। इसके बाद करीब 13 मिनट तक बिना छत के कई मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार दोपहर के 1:58 पर प्लेन रनवे को टच डाउन करता है। अब ये प्लेन रनवे पे अजीब तरीके से हिल रहा था और पैसेंजर्स इससे घबराकर अपनी सीट को कसकर पकड़े हुए थे। रनवे के आसपास खड़े स्टाफ के लोगों की भी सांसें अटकी हुई थी। विमान ने जैसे ही जमीन को छुआ, कैप्टन रॉबर्ट पूरी ताकत के साथ ब्रेक्स लगा देते हैं। मिमी टॉम्किंस काम कर रहे एकमात्र इंजन पर रिवर्स थ्रस्ट लगा देती हैं। दोनों की कोशिशों के चलते विमान का स्पीड कम होता है और वो एक जगह पर आकर सेफली रुक जाती है। प्लेन के रुकते ही पैसेंजर्स और क्रू एकदम से एक राहत की सांस लेते हैं। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी पैसेंजर्स को इमरजेंसी एग्जिट से प्लेन से बाहर निकाला जाता है। सब लोग कैप्टन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी जान बचाई। ज्यादातर पैसेंजर्स जो रॉ 4, 5, 6, 7 में बैठे थे उन्हें ज्यादा चोट आई थी क्योंकि उसी एरिया का छत उड़ा था। कुल 65 लोग घायल हुए थे, जिनमें एयर होस्टेस जेन सेंटो समेत 8 लोगों की हालत ज्यादा सीरियस थी। इन्हें सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाता है। ये अपने आप में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था कि इतने बड़े प्लेन हादसे में सभी लोग जिंदा बच गए, सिर्फ एक एयर होस्टेस क्लारा बिलनेंसिंग को छोड़कर, जो हादसे के शुरुआत में ही हवा के साथ प्लेन से बाहर उड़ गई थी। अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने आसपास के एरिया में उन्हें करीब 3 दिनों तक सर्च किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। हादसे के तुरंत बाद अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड NTSB इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। जांच में जो सामने आता है वो चौंकाने वाला होता है। इस विमान का पूरा फ्यूजलेज रस्ट, मेटल फटी, क्रैक्स और पुराने रिपेयर्स के पैचेस से भरा पड़ा था। हालात ऐसे थे कि इन्वेस्टिगेशन टीम को खुद हैरानी होती है कि यह विमान इतनी देर तक हवा में एक साथ कैसे टिका रहा। कुछ हिस्सों में तो लगभग हर रिविट होल के आसपास मेटल फटी क्रैक बना हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि हालात इतने खराब कैसे हो गए। दरअसल बोइंग 737 का फ्यूजलेज एल्यूमिनियम सीट मेटल पैनल से बनाया गया था। यह पैनल्स एक सर्कुलर फ्रेम में चारों तरफ लगाए गए थे। हर पैनल अपने नीचे वाले पैनल से लगभग 7.6 सेंटीमीटर तक ओवरलैप करता था, लेकिन इन एल्यूमिनियम सीट्स की मोटाई सिर्फ 0.9 mm रखी गई थी, जो बोइंग के पुराने विमानों से थोड़ी पतली थी। बोइंग ने ऐसा विमान का वजन कम करने के लिए किया था ताकि फ्यूल ज्यादा बचे और विमान लंबी दूरी का सफर तय कर सके। फ्लाइट्स में केबिन को प्रेशराइज किया जाता है, जिससे प्लेन की बाहरी लेयर पर दबाव पड़ता है और वो थोड़ी फैल जाती है। लैंडिंग के बाद जब एयर प्रेशर निकाल दिया जाता है तो वो फिर से सिकुड़ जाती है। हर फ्लाइट में ये फैलना और सिकुड़ना होते रहता है। बार बार ये प्रोसेस होने से मेटल धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाता है और छोटी छोटी क्रैक्स पड़ने लगती हैं। अगर इन क्रैक्स को सही समय पर खोज कर ठीक ना किया जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बोइंग 737 के शुरुआती मॉडल में इन सीट्स को जोड़ने के लिए एक खास तरह के ग्लू का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें कोल्ड बॉन्डिंग मेथड कहा जाता था, और इनमें मजबूती के लिए रिविट्स भी लगाए जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये एपॉक्सी एडहेसिव, जो ये खास तरह का गोंद था, नमी और बारिश वाले मौसम में कमजोर पड़ने लगता था। इसकी वजह से सारा भार धीरे धीरे रिविट्स पर आने लगता था, जिससे रिविट्स के आसपास छोटी छोटी क्रैक्स पड़ने लगती थी, जो नॉर्मल इंस्पेक्शंस में आसानी से दिखाई नहीं देता था। लेकिन बोइंग को जब समझ में आया कि कोल्ड बॉन्डिंग मेथड में सीरियस इश्यूज हैं, तो बोइंग ने 1972 में इस मेथड को बंद कर दिया और नए प्लेन्स को बनाने के लिए हॉट बॉन्डिंग टेक्निक्स का यूज होने लगा, जो ज्यादा रिलायबल मानी जाती थी। लेकिन जो प्लेन पहले बन चुकी थी उन्हें नए डिजाइन में दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में ओल्ड प्लेन्स के लिए एक ही रास्ता बचा कि उनका रेगुलर डिटेल्ड इंस्पेक्शंस होता रहे। इसके लिए बोइंग ने ऑपरेटर्स को सर्विस बुलेटिन भी जारी किया था कि क्रोजन और मेटल फटीग को समय रहते पहचान कर उसकी रिपेयर के लिए एक खास मॉनिटरिंग प्रोसेस को अपनाया जाए। अलोहा एयरलाइंस को भी ये वार्निंग पहले ही दे दी जा चुकी थी, लेकिन जांच में सामने आया कि अलोहा एयरलाइंस ने इस डायरेक्टिव को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया था। बोइंग 737 प्लेन को डिजाइन इस तरह से किया गया था कि वो 20 सालों तक उड़ सके, जिसमें 51,000 फ्लाइट आवर और 75,000 फ्लाइट साइकिल का लिमिट रखा गया था। हालांकि अलोहा एयरलाइंस का यह फ्लाइट अपने फ्लाइंग लिमिट आवर से कम उड़ा था, लेकिन यह फ्लाइट ऐसा था जो बहुत छोटी छोटी फ्लाइट्स उड़ा करता था, इसलिए इसका फ्लाइट साइकिल काउंट 90,000 पर था। जबकि बोइंग ने कहा था कि ये प्लेन सिर्फ 75,000 फ्लाइट साइकिल के लिए ही बना है और प्लेन अपना लाइफ साइकिल भी पूरा कर चुका था। ऑलमोस्ट इसने अपने 20 साल पूरे कर लिए थे। साफ था कि अलोहा एयरलाइंस ने पैसेंजर्स की सेफ्टी से ज्यादा अपने प्रॉफिट पर
ध्यान दिया और प्लेन को उसकी फ्लाइट साइकिल लिमिट से बहुत ज्यादा यूज किया। प्लेन की उम्र, ज्यादा फ्लाइट साइकिल्स और बहुत ही खराब मेंटेनेंस, इन सभी वजहों से इतना बड़ा घटना हुआ। अलोहा एयरलाइंस 243 के हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव होता है, जिसमें इंस्पेक्शंस और मेंटेनेंस के तरीके को बदला जाता है। इंस्पेक्शंस में अब विजुअल चेक्स के बजाय एंटी करंट और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जैसे एडवांस मेथड अपनाए जाने लगते हैं, जिससे पेंट के नीचे और रिविट्स के आसपास छोटी से छोटी क्रैक्स का भी पता लगाया जा सकता है। पुराने प्लेन्स के लिए डैमेज टॉलरेंस इवैल्यूएशंस को जरूरी किया जाता है, जिससे जो प्लेन दिन में 10-10, 15-15 फ्लाइट करती हैं, उनकी और रेगुलर इंस्पेक्शंस हो सके। इन सभी बदलावों के कारण एयर फ्लाइट्स की सेफ्टी और बेहतर होती है और थैंकफुली अभी तक हमें इस तरह की इस लेवल का घटना देखने को नहीं मिला है। हालांकि फ्लाइट 243 के साथ जितना भयानक हादसा हुआ था, 95 में से 94 लोगों का जिंदा बच जाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोनों पायलट्स की सूझबूझ, सही टाइमिंग और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर कोई चीज काम आता है तो वो था सीट बेल्ट। यहाँ पर सभी पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट बांध रखी थी, जिससे प्लेन का छत फट जाने के बाद भी वो अपने सीट से बंधे रहे, वरना वो भी एयर होस्टेस क्लारा बिन लेंसिंग की तरह हवा के साथ प्लेन से बाहर निकल जाते हैं और शायद ही कोई बच पाता। इस हादसे में जान गंवाने वाली एयर होस्टेस क्लारा बिन लेंसिंग के नाम पर उनकी याद में होनोलुलु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मेमोरियल बनवाया गया, जो आज भी वहां मौजूद है। अलोहा एयरलाइंस 243 की ये सर्वाइवल स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। नमस्कार।